हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं और जीएस की क्लास में आज हमारी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी राष्ट्रपति। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम राष्ट्रपति देख रहे हैं और राष्ट्रपति की पिछली क्लास हमने जो है कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखा था। आज हमारी जो है विधायी शक्तियां शुरू हो रही हैं। ठीक है, विधायी शक्तियां। ठीक, विधायी शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी बातें हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी विधायी शक्तियों के अंतर्गत है कि वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम कि जो हमारा संयुक्त बैठक है, ये जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संसद की संयुक्त बैठक ली हुई है। ठीक है। दूसरा हमने देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है ये? तो 108 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जो है ये आपके संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाई जाती। संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाई जाती। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाई जाती, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे वह संसद की क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। हमने संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 108 में। और संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाई जाती है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो वो देखिए क्या कर सकता है? संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, आगे है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, ये भी याद रखिएगा कि जैसे संसद जो है वो कुछ समय के लिए संसद को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, यानी रोक सकता है कुछ समय के लिए। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है? लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। यह याद रखिएगा कि वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित, यहां पर स्थगित कर सकता है। लोकसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। ये भी पॉइंट जो है याद रखिएगा। ठीक है, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का, आगे इसी में पॉइंट है अगला, कि वह है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है तथा संबोधित भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन क्या करता है? आह्वान कर सकता है। ठीक है, और संबोधित भी करता है। तो देखेंगे, तथा जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। ठीक,
कि वह संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है तथा जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष संसद को संबोधित करता है। ये जो है याद रखिएगा कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद जो है तथा प्रत्येक वर्ष संसद को क्या करता है? संबोधित करता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष संसद को संबोधित करता है और कब कब? प्रथम अधिवेशन के दौरान, ठीक है। प्रथम अधिवेशन यहां पर लिख लीजिएगा, प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन को क्या करता है? संबोधित करता है। ये जो है पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों नोट्स बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको क्या हो? आसानी हो, ठीक है। एग्जाम के दौरान जब आपकी नोट्स कंप्लीट रहेगी तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है वह संसद में लंबित किसी विधेयक, वह संसद में लंबित किसी विधेयक अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेज सकता है, ठीक है। मान के चलिए कि संसद में कोई लंबित विधेयक पड़ा है और या कोई और आपका संबंध है किसी बारे में, तो वो क्या कर सकता है कि संसद को संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति, और ये किसके अंतर्गत आएगा? ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो वह सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। मान के चलिए कि जैसे लोकसभा के जो स्पीकर हैं और आपके यानी आपके जो है उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों व्यक्ति क्या है? अनुपस्थित हो, तो सदन के किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है? सदस्यता सौंप सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। और इसी प्रकार आगे देखिए, और इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति अनुपस्थित हों तो वह राज्यसभा के किसी सदस्य को अध्यक्षता
सौंप सकता है। ठीक है, अगर राज्यसभा में मान के चलिए कि सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तो क्या कर सकता है, अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। ठीक, अगला है कि वह है, ठीक है, ये नोट करते हुए चलिएगा बच्चों, सभी लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, कि वह है साहित्य विज्ञान, वह साहित्य विज्ञान कला तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति या जानकार व्यक्तियों के 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, कि अगर साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति या कोई जानकार व्यक्ति हैं तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। और ये किन शक्तियों के अंतर्गत है? तो ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत है। आप सभी जो है मुझे बताएंगे कि लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर कौन है, साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा स्पीकर कौन है और राज्यसभा के सभापति कौन है। नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली शक्तियों के अंतर्गत देखते हैं कौन आएगा। तो देखेंगे कि वह चुनाव आयोग से परामर्श कर, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्हरता के प्रश्न पर निर्णय देता है। ठीक है, जैसे मान के चलें कि कोई संसद सदस्य है जिसकी निर्हरता यानी उसके हटाने की बातचीत चल रही होगी तो वह किससे परामर्श ले सकता है? चुनाव आयोग से परामर्श ले सकता है। यह भी उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगली विधायी शक्तियों के अंतर्गत है कि संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। ठीक है, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे उदाहरण के रूप में। ठीक है, भारत की संचित निधि से खर्च
खर्च संबंधी विधेयक। अगर भारत की संचित निधि से पैसा खर्च संबंध करने वाला कोई विधेयक है तो वहां पर हमें राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा है राज्यों की सीमा परिवर्तन। राज्यों की सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक। ठीक है। ये दो विधेयक अगर हैं तो हमें राष्ट्रपति से पेश यानी प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा हमारे लिए आवश्यक है। ये जो है कही गई है बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है कि जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह देखेंगे कि जब कोई विधेयक है संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो वह क्या करता है। तो पहला है विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। ठीक है। दूसरा है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। यानी पहला देखिए क्या विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, दूसरा है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति वह सुरक्षित रख सकता है, ये जो है यानी मना कर सकता है। तीसरा है कि विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। ठीक है। याद रखिएगा कि विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। तीसरा है कि विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। ध्यान रखिएगा धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें हैं कि जब कोई विधेयक पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है, दूसरा है विधेयक पर अपनी स्वीकृति वो सुरक्षित रखता है, और तीसरा है कि विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वो क्या कर देता है, वापस लौटा देता है धन विधेयक को छोड़कर। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। आगे है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित, राज्य विधायिका द्वारा पारित राज्यपाल जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास
राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह, ठीक है, यानी मान के चलिए राज्य विधायिका द्वारा पारित किया गया और राज्यपाल उसे किसे भेज देगा, राष्ट्रपति को भेज देगा। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, तो राष्ट्रपति इसे, पहला है वह अपनी स्वीकृति देता है, वह अपनी स्वीकृति देता है, ठीक है, वह अपनी स्वीकृति देता है। दूसरा है वह अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, ठीक है, सुरक्षित रखता है, ठीक है, यानी वह साइन कर सकता है, यानी दे सकता है, और फिर दूसरा है नहीं भी दे सकता है। तीसरा है कि राज्यपाल को निर्देश देता है, राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को लौटा दे, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है, कि वो राज्य विधायिका को क्या कर सकता है, लौटा सकता है। पर याद रखिएगा, ठीक है, चलिए यहां पर कि राज्यपाल को निर्देश देता है कि वो विधेयक को क्या करे, पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को क्या कर दे, लौटा दे, ये ठीक है। एक खास पॉइंट जो है, मैं अभी जो है पिछली भी हम बात कर रहे थे कि जब संसद भेजती है तो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने देखा था। यहां हमने राज्य विधायिका देखेंगे कि जब राज्य विधायिका कोई विधेयक पारित करती है और राज्यपाल को देती है तो राष्ट्रपति फिर जो है आपका क्या कर सकता है, ये चीजें हमने देखी थी, ठीक है। यहां पर कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको समझा दे रहा हूं, संसद वाले में भी समझ लीजिएगा और राज्य विधायिका वाले कि संसद, सबसे पहले संसद का देख लें कि संसद यदि पुनः संशोधन करके राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। यदि संसद जो है अगर लौटाया गया विधेयक संशोधन किया या जो भी किया करने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि राज्य विधायिका पुनः संशोधन करके राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये यहां पर दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यदि संसद पुनः संशोधन करके राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन यदि राज्य विधायिका पुनः संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो बच्चों क्लास आपको पसंद है
तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वह संसद के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। सत्रावसान का मतलब कि संसद के सत्र ना चल रहे हो। तो जब संसद के सत्र ना चल रहे हो उस समय कोई ऐसा अध्यादेश का सीधा सा मतलब यह है कि संसद के सत्र ना चल रहे हैं और कोई बहुत ही जरूरी काम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की चर्चा है, ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश, इसकी चर्चा आपको कहां मिलेगी, अनुच्छेद 123 में। लेकिन अगर राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल के अध्यादेश है, तो इसकी चर्चा हमें कहां मिलेगी, 213 में, ठीक है, 213 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में और राज्यपाल का है 213, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वह संसद के सत्रावसान के दौरान क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे अगला देखते हैं कि वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, वह महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी किसकी, CAG, महालेखा नियंत्रक लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक CAG, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप मुझको बताएंगे कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के तहत, यानी महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में है, साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग तथा अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है, यह प्रस्तुत करता है, ठीक है। वह क्या करता है कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग व वित्त आयोग व अन्य की जो रिपोर्ट है संसद के समक्ष क्या करता है, रखवाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां से देखिए हमारी क्या होती है, जो विधायी शक्तियां थी, उन विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने देखा कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। चलिए, तो ये विधायी शक्तियां हमारी यहां से क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अभी आगे हमें जो है काफी चीजें देखनी है, जैसे अभी वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, इन सभी पर हमें क्या करना है, चर्चा करनी है। तो एक क्लास का मटेरियल हमारे पास और बचा हुआ है, ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे, शक्तियों के ऊपर चर्चा कर लेंगे, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, और कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वीटो शक्तियां, ये कुछ हमारी जो है शक्तियां हैं, ठीक है। तो इन पर चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हमारी राष्ट्रपति की जो सभी प्रकार की शक्तियां हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, नोट करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। बहुत बहुत बारीक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। यहां से सवाल अगर आपके बनते हैं तो आपसे गलत नहीं होंगे। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह से शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब
कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।